बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुधीर तोमर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यह कार्यक्रम हम वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर जी के साथ शूट किया करते हैं और बात होती है शहर के किसी ऐसे मुद्दे की जो कहीं जनजीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है और हकीकत मानिए कि वो हमारे शहर और हमारे सपनों के बीच के सरोकारों को कहीं जोड़ता है। महत्वपूर्ण यही है। आज हम एक ऐसे विषय को उठा रहे हैं जिसकी बातें तो आपने बहुत सुनी हैं। पिछले 10 साल इसके बातें सुनी, सपने देखे, सपने टूटे, फिर धरातल पर आए, फिर हकीकत देखी और कुछ न मिला। ये बात हो रही है स्मार्ट सिटी के बनने, उस प्रोजेक्ट के आने, उसमें वापस पूरा हो जाने पर खत्म हो जाने की। लेकिन जब आप धरातल पर झांक कर देखते हैं अपने शहर में तो आपको कहीं स्मार्टनेस नजर नहीं मिल आती। ये क्या हुआ? ये छलावा कैसे आया हमारे सबके जीवन में? कैसे हमारे सपनों को कोई चुरा के ले गया? वो कौन सौदागर हैं जिन्होंने हमारे सपनों को चुराया है? वो कौन लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी हमें सपना दिखाने की, उस सपने को पूरा करने की, लेकिन उन्होंने चुरा लिया सपनों को? ये कौन है वो सपनों के सौदागर? आज इसी विषय पर मैं आनंदकर जी के साथ बात करूंगा। तो पहले जानना यह जरूरी है कि सपना था क्या, तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि वो सपना टूटा या पूरा हुआ। तो आनंदकर जी, मेरा आपसे अनुरोध है, ये बताइए कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अजमेर में आया तो मुख्य रूप से क्या उसके उद्देश्य थे और कौन से कार्यक्रम तय किए गए थे? सुधीर जी, आज मुद्दा आपने बहुत अच्छा लिया स्मार्ट सिटी का। और स्मार्ट सिटी मैं समझता हूँ कि अजमेर शहर के जनता की दुखती रग हो गई है, जिसकी ऐसी रग है जिसके रग पे हाथ रखते ही दर्द महसूस होता है। पूरे शहर का सत्यानाश हो गया, पूरे शहर की दशा और दिशा बिगाड़ दी, शक्लो सूरत बिगाड़ दी यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की वजह से। अब बात दरअसल ये आती है कि जब भी हम किसी मुद्दे की बात करते हैं तो सियासत बीच में घुस जाती है। अब सियासत इसलिए का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि 2 दिन पहले राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट सिटी की योजना का बंटाढार करने के लिए अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी पे निशाना साधा। चलिए, ये उनका राजनीतिक आरोप है, वो लगा सकते हैं स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी का जो 80% या 90% काम हुआ वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। अब आप ये देखिए कि स्मार्ट सिटी के पैसे का अधिकांश उपयोग कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, अधिकांश काम कांग्रेस शासनकाल में हुए। मेरा आपसे अनुरोध है, पहले ये बताइए कि किन कामों को करने का निर्णय लिया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब आपको ये देखिए, जो स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन का जितना अध्ययन मैंने किया है उसमें जो काम होने चाहिए थे वो तो हुए ही नहीं, और जो काम नहीं होने चाहिए थे वो सारे हो गए। स्मार्ट सिटी का जो एकमात्र का जो एक लाइन में अपन शब्द बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वॉल टू वॉल सड़कें बनाना, सीवरेज को सही करना, स्वच्छ पानी के पीने का पानी की पाइपलाइंस डालना, लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, कच्ची बस्तियों का विकास करना, और उत्तर और दक्षिण, अजमेर उत्तर और दक्षिण के अंदर ऐसे क्षेत्र डेवलप करना जहाँ के जो स्लम एरियाज के लोग हैं या जो दूसरे जहाँ घनी आबादी के लोग हैं वो उस क्षेत्र में आए और एक नए अजमेर की परिकल्पना उसमें हो। ये तो ऐसा था मेरे साथियों कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना तो उसमें यह तय हुआ कि अजमेर के 11 वार्ड और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 2 वार्डों का चयन इस रूप में किया जाएगा कि जो लो डेंसिटी या लो पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पर विकास के लिए हमें संसाधन और स्थान उपलब्ध है। इस तरह से विकास किया जाएगा जो हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड रीजन है वहां के लोग भी इधर आने के लिए आकर्षित हो और शहर एक समदर्शी विकास के परियोजना को साकार होता हुआ देख सके। उसके तहत बहुत से सपने चुने गए और उन सपनों को मूर्त स्वरूप देने के लिए भारत सरकार ने यह फंड दिया
और विदेशी एजेंसी भी है इसके पीछे फंड देने के, जिसने ये फंड स्वीकृत किया, और वो फंड आया भी, वो खर्च भी हुआ, लेकिन उन सपनों को बिना छेड़े, बिना छुए। मैं ये जानना फिर से चाहता हूं कि मूल रूप से कौन से वो बड़े बड़े काम थे जो होने चाहिए थे और जो ना हो पाए, और अगर हो गए होते तो जीवन कितना आसान, सुगम हो गया होता। सुधीर जी, अभी जैसा आपने बताया, 200-250 करोड़ रुपए से एस्केप चैनल जो अजमेर का दक्षिण क्षेत्र है, उसमें जो एस्केप चैनल की जो स्थिति है वो डेवलप होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। इसका खामियाजा आज भी अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकांश निचली बस्तियां अजमेर दक्षिणी क्षेत्र में है, तो वो क्षेत्र जैसे पहले प्रभावित होता रहा है वो आगे भी प्रभावित होता रहेगा। ये चाहे नगर निगम और चाहे कितने नाले साफ करा ले, कोई स्थिति में फर्क पड़ने वाला है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो सीवर लाइन है, दरगाह क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जानी चाहिए थी। मैंने कुछ बिंदु उसमें से निकाले हैं, तो इसके जो सीवर लाइन डाली जानी चाहिए थी वो तो डाली नहीं गई दरगाह क्षेत्र में, लेकिन इसकी डीपीआर बनाकर फॉयसागर क्षेत्र में बिना किसी नई डीपीआर के, मतलब इस नई डीपीआर बना के और वह फॉयसागर क्षेत्र में सीवर लाइन डाल दी, मतलब यहाँ की सीवर लाइन उठा करके वहां ले गए, बिना स्वीकृति। अब आप ये देखिए कि जो पूर्व नगर निगम के पूर्व कमिश्नर हैं चिन्मयी गोपाल, उन्होंने इस जो ये काम हुआ था, ये जो निर्णय हुआ था, उस पर अपनी नोट भी डाला, ड्यू नोट भी डाला है। अब आपको बता दूं, कलेक्ट्रेट की जो नई बिल्डिंग स्मार्ट सिटी के गाइडलाइन में बिल्कुल नहीं है, नगर निगम की नई बिल्डिंग स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन में बिल्कुल भी नहीं है, सूचना केंद्र के अंदर जो भवन बने, ऑडिटोरियम बना है, वो स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन में कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। एलिवेटेड रोड स्मार्ट सिटी के जो मास्टर प्लान है उसमें बिल्कुल नहीं है, बाद में इसको जोड़ा गया, और इसमें जोड़ा गया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एलिवेटेड रोड का जो मूल नक्शा बना था उसका सत्यानाश करके इन्होंने पटक दिया। और आज स्थिति ये रही कि एलिवेटेड रोड का तो सत्यानाश हुआ ही हुआ, लेकिन अजमेर की यातायात व्यवस्था का भी पूरी तरह से सत्यानाश हो गया। अब मैं आपको एक बताऊं, दिल्ली गेट से दरगाह तक इनको ओवरब्रिज बनाया जाना चाहिए था, ताकि उर्स के टाइम में जायरीन का दबाव कम हो, लोगों को राहत मिले। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये है, परिकल्पना है, ये प्लान था। हाँ, ये है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर। और स्टेशन से लेके डिग्गी तक अंडर ब्रिज डाला जाना चाहिए था, ताकि यहाँ भी यातायात का दबाव कम हो। लेकिन आप बता दीजिए शहरवासियों, हम कुछ नहीं कह रहे, आप खुद देख लीजिए कि ये जो स्मार्ट सिटी के अंदर ये काम हुए, ये जो काम होने चाहिए थे वो हुए, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। वॉल टू वॉल आज तक सड़कें नहीं बनी हैं, जो सड़कें बननी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं बनी है। इसी वजह से आज भी शहर सड़कों की यंत्रणा भोग रहा है, ना बरसात के दिनों में नालों की पानी के जो बाढ़ की स्थिति है उसको भोग रहा है। आपके नाले साफ कराने से कुछ नहीं होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नालों के पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो आपने की नहीं। 250 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? सवाल बहुत बड़ा सवाल है। 250 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। अभी 44 करोड़ रुपए आपने पिछले बजट में लाए थे, वो उसका अभी तक काम शुरू हो नहीं हो, फिर आप कह रहे हैं हम नालों की सफाई करा के बाढ़ से, कैसे संभव है? आप मतलब जनता को कुल मिला के गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। साथियों, मेरा जो कहना है वो ये है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने इतनी करुणा के साथ, गुस्से में नहीं, ये करुणा है एक आम अजमेर वाले की, जो उसके सपनों को कोई चुरा के, छीन के, दबा के ले गया है, उसके प्रति आज बात हम ये नहीं कर रहे कि कौन राजनीतिक दल, कौन नेता कितना जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरा सपना था क्या और कौन उठा ले गया। मैं देखूंगा, हम सब देखेंगे कौन ले गया, कौन है हमारे सपनों के सौदागर, ये हमें निर्णय करना है। लेकिन उससे पहले ये सोचिए कि अगर दिल्ली गेट से दरगाह तक ओवरब्रिज होता तो कितना रास्ता, कितनी परेशानियां कम हो गई होती। अगर अंडर ब्रिज होता दिग्गी बाजार तक रेलवे स्टेशन से, तो जो यातायात की हम सब झेल रहे हैं वो कितनी कम हो गई होती। अगर सही मात्रा में, सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ सीवर लाइन डाल दी गई होती योजनाबद्ध तरीके से, जिसका पैसा मिला था, तो आज हम लोगों का जीवन और ये जो ओवरफ्लोइंग वाटर की जो समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, ये कितनी कम हो गई होती। आप सोचिए, अगर हमारी ये सारी चीजें
कर दी गई होती तो वास्तव में हमारा शहर स्मार्ट होता ना। सुधीर जी- पैसा खर्च हुआ लेकिन स्मार्ट। सुधीर जी, 44 करोड़ रुपए आपने राजस्थान सरकार ने बजट में दी। 250 करोड़ रुपए का प्रावधान एस्केप चैनल के लिए था, उसमें से एक पैसा भी इन्होंने खर्च नहीं किया। उस 250 करोड़ का उपयोग बताया जाता है ऐसा कि इन्होंने ये बिल्डिंगें बनाने में उसका पैसा उधर डाइवर्ट कर दिया। अब ये इस बात के लिए जवाबदेही अधिकारियों की है। और हम तो कह रहे पत्रकार हैं, चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं और तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। सभी सवालों के जवाब तो जनप्रतिनिधियों को लेने चाहिए थे। अगर कांग्रेस के राज में ये काम हुए तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को ये सवाल पूछना चाहिए। उनको मीटिंगों में जाकर अधिकारियों के सामने जबरदस्ती जाकर उनसे सख्ती के साथ ये पूछना चाहिए था कि कितना पैसा है और कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, उसका एक एक पाई का हिसाब दीजिए। चलिए, वो नहीं हुआ। अब कांग्रेस के राज में अब जनप्रतिनिधियों ने कोई हिसाब किताब लिया नहीं और आज आरोप लगा रहे। चलिए आप, लेकिन सवाल यह है कि जब आपने क्या किया, आज आरोप लगा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं। अब बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हिसाब लेना चाहिए कि किस मद के अंदर कितना पैसा आया था, किस में कितना पैसा लगना था, या ये पैसा वहां क्यों नहीं लगा, ये पैसा यहां क्यों लगा और इसका क्या कारण है, संतोषजनक जवाब दीजिए। यानी कि स्मार्ट सिटी के, सुधीर जी, स्मार्ट सिटी के जो अरबों रुपए आए ना, उसका पूरी तरह बंटा ढाट कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं, नगर निगम की बिल्डिंग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं, सूचना केंद्र के अंदर जो बिल्डिंग खड़ी की गई है वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं। तो भैया फिर ये धनराशि, हाँ, ये धनराशि फिर आपने ये कैसे जोड़ लिया स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में? इंफ्रास्ट्रक्चर एकमात्र, एक बार मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एकमात्र उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, शहर की दशा सुधारना, शहर की शक्लों सुधार। अब स्थिति यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर पहले से ज्यादा भद्दा और बदनुमा शहर बन गया है। कौन है आपकी नजरों में हमारे सपनों के सौदागर? सपनों के सौदागर तो देखिए साहब कि ये साझा की खेती है और साझा की खेती में हम इस मंच पे बैठ के अगर आप और हम किसी अधिकारी का, राजनेता का, जनप्रतिनिधि का नाम लेंगे तो लोगों को तकलीफ होने लगेगी। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि इस शहर के नागरिक होने के नाते हमारी सबकी जवाबदारी है। हम आज सबसे बड़ी बात तो है कि शहर की जनता भी बिल्कुल नहीं बोलती। हम जो मीडिया के लोग हैं उनका दर्द है। इस शहर के हम नागरिक हैं, अधिकारियों को दर्द नहीं है। यहाँ के अधिकारी आज हैं, साल 6 महीने, 2, 4, 5 महीने में ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, 3 साल के या 2.5 साल के लिए आते हैं। उनको इस शहर का दर्द ही पता नहीं है। असली दर्द तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए था। उनका ही दर्द नहीं झलका तो शहर के अच्छा चले, जनप्रतिनिधियों का दर्द नहीं झलका तो शहरवासियों का दर्द झलकना चाहिए था। शहर के कुछ लोगों को उठ खड़ा होकर और जनता के नुमाइंदों से, अधिकारियों से हिसाब पूछना चाहिए था। सामाजिक ऑडिट और सोशल ऑडिट जिसको हम कहते हैं, सोशल ऑडिट होनी चाहिए थी और एक एक अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि 7 वंडर्स वगैरह में किस तरह से झूठे हलफनामे देख के सबट झूठ बोल रहे अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। इनकी हिम्मत, इतनी हिम्मत आ कैसे गई? आप ये देखिए कि कोर्ट, सुप्रीम जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उस तक में आप झूठे शपथ पत्र डाल देते हो। तो अब सवाल ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया, इसलिए हमारा सुप्रीम को इस मामले में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई कुछ नहीं पूछे, सरकार नहीं पूछ रही, तो आम जनता तो सरकार है, सरकार को, जनता को पूछना चाहिए था। और जनता के बिहाफ पे जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये शहर बहुत अच्छी मात्रा में पढ़े लिखों का शहर है। इस शहर के ज़्यादातर बाशिंदे रोजगार परस्त हैं। इस शहर में जागरूक नागरिक हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने घर और अपने घर के लाभ के प्रति जागरूक है। अगर आपके मोहल्ले से कोई सुबह आकर के खुदाई करता हुआ आपको मिलता है तो आप अपनी गाड़ी लेकर के पास से निकल जाते हैं बचाते हुए। आप ये नहीं सोचते भाई कौन हो तुम, क्यों आए हो, कैसे कर रहे हो। कभी भी नई बनी सड़कों को खोद दिया जाता है, कभी वायर डालने के नाम पे, कभी पाइप डालने के नाम पे। हम में से लोग रास्ता काट करके चुपचाप निकल जाते हैं, बिना पूछे, बिना तर्क किए, बिना जाने। कहीं अगर हम लोग जाग जाएं तो कौन होगा हमारे सपनों का सौदागर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं इस पार्टी उस पार्टी, ये अधिकारी वो अधिकारी ना करते हुए मैं ये कह रहा हूं, सौदागर तो सपनों के हम खुद हैं, क्योंकि हमने जागरूकता नहीं अपनाई। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हमने आज जो आयोजित किया है वो इसीलिए किया कि हमें ये पता हो कि स्मार्ट सिटी के तहत क्या क्या काम होने वांछित थे और कौन से नहीं हुए।
क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा, वरना ये तो हम सब जानते हैं स्मार्ट सिटी में हमारा शहर स्मार्ट नहीं हुआ, और इस बात को लेकर के हम इतना कहकर के आगे बढ़ जाते हैं। सुधीर जी, स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन बहुत लंबी चौड़ी है, मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं। मैंने तो कुछ चुनिंदा बिंदु उठाए हैं जिनको सीधा शहर की दशा से वास्ता है, बाकी बिंदु तो अभी मैंने इसमें उठाए नहीं, और हम चर्चा करें तो 2-3 घंटे बीत जाएंगे। इतना समय, खैर आप समय का हमारे पास बड़ा अभाव है, लेकिन सवाल यह है कि मैं अब जो बीजेपी कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे कहता हूं कि अब भी समय है, पैसे का हिसाब लीजिए, और इस पैसे का अगर अब भी कहीं सदुपयोग हो सकता है तो जरूर कराइए। निश्चित रूप से। और मेरा तो इतना सा कहना है, बोर्ड भाजपा का बहुत लंबे समय से है, विधायक भाजपा के बहुत लंबे समय से हैं, सरकार कांग्रेस की मूल रूप से रही जिस समय पे अधिकतम विकास कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, उसमें मनमानी सरकार और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की थी। लेकिन फिर भी अगर नहीं सुनी जा रही थी हमारे भाजपा के विधायकों की उनके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, तो उन्हें मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए थी। बात यह है, आज देवनानी जी जिस तरह से अजमेर उत्तर में लगातार, और मैं तो कहूं अजमेर, पूरे अजमेर में लगातार विकास कार्यों को समर्पित होकर एक विकास पुरुष की भूमिका निभा रहे हैं, यह अपने आप में अजमेर को स्मार्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। एक अच्छी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आ जाए, एक आईटी पार्क डेवलप हो रहा है चाचेवास रोड पर, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं, क्योंकि स्मार्ट कोई दूसरा नहीं बना सकता। हमें साथियों, हमें खड़ा होना होगा, अपने हकों के प्रति जागरूक होना होगा, हमें यह जानना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें उसके लिए आवाज उठानी होगी। हमें घरों में बच्चों को जिस तरह हम बैड टच और गुड टच की शिक्षा देते हैं, उसी तरह हमें यह भी बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उनके हक हैं और क्या उनकी सीमाएं। हमें अपनी सीमाओं के प्रति, अपने हकों के प्रति जागरूक होना होगा। और आज का कार्यक्रम अजमेर की समस्त जनता को समर्पित है कि जागो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। कोई तुम्हारे सपनों का सौदागर नहीं होगा, और अन्यथा रोते रहो, चारों तरफ हैं ही सपनों के सौदागर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदकर जी, बहुत अच्छी तरह से आपने विषय को आज रखा। बहुत बहुत आभार, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार।